नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अदालत के सामने पेश होंगी और उनके साथ होंगे राहुल गांधी। सोनिया और राहुल गांधी के बेल बॉन्ड नहीं भरने को लेकर खासी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने की खबर की पुष्टि कर दी है। संसद भवन परिसर में उनसे पूछा गया कि नेशनल हेराल्ड के केस में क्या आप अदालत में पेश होंगी, तो उनका जवाब था हाँ, जाहिर सी बात है। नेशनल हेराल्ड मामले में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी दोनों को ही अदालत के सामने पेश होना है। कांग्रेस ने इसके लिए अच्छी खासी तैयारी भी की है। पार्टी ने तय किया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद सुनवाई के दिन हेडक्वार्टर में मौजूद रहेंगे। सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली आने को कहा गया है। यूथ कांग्रेस से भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाने को कहा गया है। पार्टी की योजना है कि सुनवाई के वक्त दिल्ली में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज मौजूद रहे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस अदालती लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। अदालती नियमों के मुताबिक कोर्ट में जमानत के वक्त जज आरोपी से पूछते हैं कि बेल बॉन्ड भरा है या नहीं। बेल बॉन्ड भरकर आरोपी अदालत को भरोसा दिलाते हैं कि बिना अदालत की अनुमति के वो देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और अदालत के बुलाने पर पेश भी होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि सोनिया और राहुल जी अदालत से बेल बॉन्ड नहीं भरने की बात कहने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और नेशनल हेराल्ड केस में बदले की राजनीति करने की बात भी कह रही है। केंद्र सरकार सीबीआई का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और ईडी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबूत तो अब आप 2-4 जगह देखे हैं, जैसा वीरभद्र सिंह के खिलाफ हो गया। साथ ही कांग्रेस को लगता है कि इस मामले में उसे बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है और जिस तरह से 1979 में इंदिरा गांधी के जेल जाने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई थी, वैसी ही स्थिति इस बार भी बन सकती है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कानून का सम्मान करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। राहुल जी, सोनिया जी को शायद ये याद दिलाना पड़ेगा कि इस देश में बहुत बड़े बड़े लोग कानूनी कार्रवाई झेले हैं और वो सत्य है, तो उनको कोई डर नहीं रहा है। वो सोने की तरह दमक के बाहर आए हैं। उधर मशहूर वकील और बीजेपी से निकाले गए राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने सोनिया और राहुल जी की मुफ्त पैरवी करने की पेशकश की है। Once I issue a summons, there is no reason to convert it into a bailable offence. Because once you have issued a summons and the person has come, then he doesn't intend to abscond. And you see every accused doesn't want to run away from the court. नेशनल हेराल्ड केस के मद्देनजर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी को देखते हुए एसपीजी ने सोनिया और राहुल जी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। अदालत के बाहर पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा तैयार वो करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और नेशनल हेराल्ड केस में याचिकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली में एसवा लगाने की वकालत की है। गोपाल कृष्ण, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए, आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताने जा रहे हैं कि ये मामला क्या है, किस तरीके से ये मामला अब उभर कर सामने आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड की स्थापना का मकसद क्या था, क्यों हुई स्थापना। पंडित नेहरू ने 1938 में द नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। उसके बाद प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि एजेएल नाम से जानी जाती है, वो बनाई गई। इसके बाद सेक्शन 25 के तहत कंपनी का मकसद कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य आदि को प्रमोट करना था, उसे बढ़ावा देना था। एजेएल ने उर्दू में कौमी आवाज, हिंदी में नवजीवन अखबार भी पब्लिश किया, इनका भी प्रकाशन किया और लंबे वक्त तक ये कंपनी जो है घाटे में चलाई गई। अप्रैल 2008 से इसने प्रकाशन बंद कर दिया। एजेएल ने अप्रैल 2008 से प्रकाशन बंद कर दिया गया। ये वो चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्या किया, एजेएल को बगैर ब्याज और सिक्योरिटी के 2010 तक लोन दिया गया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मार्च 2010 तक एजेएल को दिया गया अनसिक्योर्ड लोन 89.67 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2000 तक का यह आंकड़ा है। और मोतीलाल वोरा 2002 से इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यंग इंडिया कंपनी का निर्माण 23 नवंबर 2010 को यह कंपनी बनाई गई। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी इसके डायरेक्टर बने और उसके बाद 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी भी यंग इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाती हैं।
वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज भी उसी दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। ये तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सोनिया राहुल के पास इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 38% हैं और 24% जो शेयर्स हैं वो वोरा और फर्नांडीज के नाम भी हैं। एजेएल, यंग इंडिया और कांग्रेस की डील 2010 में हुई। कांग्रेस ने एजेएल पर बाकी 90 करोड़ का जो कर्ज है वो यंग इंडिया पर डाल दिया। एजेएल के कागजों में यंग इंडिया उसके कर्ज की इस तरह से हिस्सेदार हो गई और दिसंबर 2010 में कर्ज के बदले एजेएल यंग इंडिया के हवाले हो गई। ये तमाम चीजें हैं। यंग इंडिया ने इस अधिग्रहण के बदले जो है वो 50 लाख रुपए चुकाए हैं। अदालत में यंग इंडिया द्वारा एजेएल के अधिग्रहण को चुनौती दी गई है। अदालत में यंग इंडिया ने इसको चुनौती दी है और पूरा विवाद क्या है इस पर एक नजर डाल देते हैं। सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी वाली यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी पर एजेएल के 90 करोड़ रुपए की देनदारी क्यों डाली गई है, यह सवाल उठा है। यंग इंडिया के शुरू होने के 1 महीने बाद ही एजेएल उसकी सहायक कंपनी बन जाती है और यंग इंडिया एजेएल की पूरे भारत में मौजूद जो संपत्ति है इस तरह से उसकी मालिक बन जाती है। एजेएल ने अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से का जो इस्तेमाल है वो कर्ज के रूप में करके क्यों नहीं चुकाया, यह भी साफ नहीं है कि एजेएल ने यंग इंडिया कंपनी से अधिग्रहण के लिए अपने 1000 से ज्यादा शेयर धारकों की मंजूरी आखिरकार क्यों नहीं ली। क्या एजेएल की संपत्ति का आकलन ठीक ढंग से किया गया था, यह भी बड़ा सवाल है जो खड़ा हो रहा है। मोतीलाल वोरा एक साथ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं और एजेएल में डायरेक्टर और यंग इंडिया में शेयर होल्डर डायरेक्टर रह चुके हैं। क्या वोरा पर हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है? क्या जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी लोन दे सकती है, यह सवाल भी उठाया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने एजेएल को किस हैसियत से लोन दिया, ये वो तमाम सवाल हैं जो कोर्ट के सामने आए हैं और इन्हीं सवालों के बिना पे समन किया गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी।